Hello there guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Legal Ocean, and today I'm gonna start law get series जो 26 सितंबर 2021 को कंडक्ट होने वाली है. इन केस अगर 26 को कंडक्ट नहीं भी होती है और कोई दूसरी नेक्स्ट डेट अनाउंस हो जाती है, बट इंशाल्लाह जो सिलेबस है वो सेम रहेगा. और लॉ कैट के न्यू सिलेबस की मैंने शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है. आप फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर जाएं, सारा सिलेबस चेक करें. आज हम इंशाल्लाह सीपीसी के सेक्शन 1 से लेकर 12 तक कवर करेंगे इस वीडियो में. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन फॉर द लॉ कैट आर सेक्शन 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11 and 12. So in this video guys I will explain all these important section in डिटेल में हम इन तमाम sections को कवर करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगी. और जो नेक्स्ट वीडियो मेरी इंशाल्लाह कल तक अपलोड हो जाएगी उसमें वो तमाम तरह MCQs होंगे जो रिलेटेड टू सेक्शन 1 to 12 होंगे. सो स्टे ट्यून विथ माय चैनल. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रीएम्बल. The title name of this subject is The Code of Civil Procedure 1908. इस सब्जेक्ट का जो टाइटल नेम है वो है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. इसमें से लॉ के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपके जहन में होना चाहिए द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. ये एक प्रोसीजरल लॉ है जिसमें प्रोसीजर बताया गया है, ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ये 1908 के किस नंबर का एक्ट है. ये नंबर 5 पर 1908 के ईयर के नंबर 5 पर आता है, ठीक है. और सीपीसी 1908 कब अनेक्टेड हुआ, द डेट इज़ 21 मार्च 1908 को सीपीसी बनाया गया था, तश्कील पाया था. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इसे इन्फोर्स्ड कब किया गया, ठीक है. इन्फोर्स्ड मतलब इस पर अमल दरामद कब शुरू किया गया था. सब सेक्शन 2 में बताया गया है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909. ये फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909 में इन्फोर्स किया गया, ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डेफिनेशन है. सेक्शन 2 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सीपीसी. अगर क्वेश्चन आता है इन विच सेक्शन डेफिनेशंस डिफाइन, तो आपका आंसर होगा सेक्शन 2. नाउ कम टू दी सब सेक्शन 1 of 2 कोड. जो प्रीवियस लॉ गेट का टेस्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है. कोड इंक्लूड्स, ऑप्शन थे रूल्स, ऑर्डर्स, सेक्शंस, आर्टिकल्स और ऑल ऑफ दी अबव. जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, रूल्स. कोड इंक्लूड रूल्स. नाउ कम टू दी 2 of 2 डिक्री. अगर डिक्री को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, क्योंकि एक क्वेश्चन डिक्री में से इंशाल्लाह आएगा ही आएगा लॉ कैट के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन डिक्री डिफाइंड. सेकंड, डिक्री इंक्लूड्स. थर्ड, डिक्री शैल नॉट इंक्लूड. फोर्थ, काइंड्स ऑफ डिक्री. अगर ये 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आप कवर कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन इंशाल्लाह कवर हो जाएगा. डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन. एडजुडिकेशन कहा जाता है अदालती फैसले को, कोर्ट के फैसले को. क्या है अदालती फैसले का फॉर्मल एक्सप्रेशन, और क्या करता है, इट कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज़. जो कंक्लूसिवली, कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पे पार्टीज़ के राइट को डिटरमाइन करता है, उसे डिक्री कहा जाता है, ठीक है. ये प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है. इट शैल इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट. प्लेंट का जो रिजेक्शन होता है वो डिक्री में इंक्लूड होता है. अगर क्वेश्चन आता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज डिक्री और नॉट अ डिक्री, सो आंसर विल बी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज अ डिक्री. एंड बट शैल नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होगा डिक्री में, ए any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order. सिंपली हम इसे कह सकते हैं कि वो ऑर्डर जो अपीलेबल हों, जिस पर अपील की जाए, वो डिक्री नहीं होते हैं. बी इज़ एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट. वो ऑर्डर जो डिफ़ॉल्ट की वजह से डिसमिस हो जाए वो भी डिक्री नहीं होंगे.
And explanation of decree is a decree is preliminary when further proceeding have to be taken before the suit can be completely disposed of. एक दावा सूट जब तक completely मुकम्मल तौर पे dispose of नहीं हो जाता, अगर उससे पहले कोई डिक्री पास की जाएगी तो उसे हम preliminary डिक्री कहेंगे. It is final when such an adjudication completely dispose of the suit. वो फाइनल डिक्री कहलाएगी जब सूट completely तौर पर dispose of हो जाएगा. It may be partly preliminary and partly final. एंड सबसेक्शन 3 ऑफ 2 इज़ डिक्री होल्डर. इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं. डिक्री होल्डर किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है. सेकंड, डिक्री होल्डर किसे कहा जाता है. डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन decree holder or an order capable of execution has been made. वो order execute अमल दरामद कराने के काबिल हो, उस शख्स को डिक्री होल्डर कहा जाता है. Come to the 4 of 2. District. District किसे कहते हैं. मीन्स द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन. जुरिस्डिक्शन की जो लोकल लिमिट्स होती हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है. फॉरेन कोर्ट्स. फॉरेन कोर्ट्स किसे कहा जाता है. मीन्स अ कोर्ट इंस्टीट्यूट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान की बाउंड्रीज टेरिटरी के बाहर जो कोर्ट हैं उन्हें फॉरेन कोर्ट्स कहा जाता है. Of 2. Foreign judgment. Foreign judgment means the judgment of a foreign court. Foreign court की जो judgment होगी उन्हें foreign judgment कहा जाएगा. 7 of 2. Government pleader includes any officer appointed by the provincial government to perform all or any of the function expressly imposed by this code on the government pleader, and also any pleader acting under the direction of the government pleader. Government pleader उन्हें कहा जाता है जिन्हें provincial government appoint करती है as an pleader. Judge. Judge किसे कहा जाता है. Judge means the presiding officer of a civil court. Civil court के presiding officer को judge कहा जाता है according to CPC. Judgment means the statement given by the judge of the ground of decree or order. जजमेंट उस तमाम तर स्टेटमेंट को कहा जाता है जो डिक्री और ऑर्डर के ग्राउंड के बेसिस पर दी जाती है. Judgment debtor. Judgment debtor means any person against whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made. Judgment debtor subsection 10 of 2 में डिफाइन किया गया है. Judgment debtor उस शख्स को कहा जाता है जिसके खिलाफ डिक्री पास की जाए और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के काबिल हो. Legal representative means a person who in law represent the estate of a deceased person. Legal representative उस शख्स को कहा जाता है जो इंतकाल शुदा शख्स की जायदाद को रिप्रेजेंट करे. स्टेट मीन्स जायदाद को रिप्रेजेंट करे, उसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है. मीन्स प्रॉफिट. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. मीन्स प्रॉफिट किसे कहा जाता है. सबसेक्शन 12 ऑफ 2 में डिफाइन की गई है. मीन्स प्रॉफिट दोज प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड और माइट विथ ऑर्डिनरी डिलिजेंस हैव रिसीव्ड देयर फ्रॉम. वो प्रॉफिट जो रॉन्गफुल पोजीशन से हासिल किया गया हो, आप गलत तरीके से पोजीशन पर बैठे हों और उससे जो प्रॉफिट हासिल हो उसे मीन्स प्रॉफिट कहा जाता है. बट शल नॉट इंक्लूड. पर इंक्लूड नहीं होगा वो प्रॉफिट. कौन सा. प्रॉफिट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन. अगर रॉन्गफुल पोजीशन पे भी जिस शख्स ने इम्प्रूवमेंट की है, खुद का खर्चा किया है, उससे कोई प्रॉफिट हासिल हो रहा है तो उसे मीन्स प्रॉफिट नहीं कहा जाएगा. मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स. बढ़ती हुई फसलों को भी मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं. मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स विच कैन नॉट अटैच विद द अर्थ. जो चीज़ ज़मीन के साथ जुड़ी ना हो और वो मूव हो सकती हो उसे मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं. ऑर्डर. ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री. कोई भी फॉर्मल एक्सप्रेशन जो सिविल कोर्ट का डिसीजन हो बट वो डिक्री ना हो उसे ऑर्डर कहते हैं. प्लीडर. Pleader means any person entitled to appear and plead for an other
in court and includes an advocate, a वकील and an attorney of a high court. pleader उस शख्स को कहा जाता है जो कोर्ट में आके केस को प्लीड कर सके, फॉर एग्जांपल एडवोकेट, अटर्नी ऑफ हाई कोर्ट. प्रिस्क्राइब्ड वजाहत किसे कहा जाता है, मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, जो को ऑर्डर के रूल्स में वजाहतें दी गई हैं उन्हें प्रिस्क्राइब्ड कहा जाता है. पब्लिक ऑफिसर सबसेक्शन 17 ऑफ 2 में डिफाइन किया गया है. पब्लिक ऑफिसर मींस गवर्नमेंट मुलाजमीन, जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उन्हें हम पब्लिक ऑफिसर कहते हैं. रूल्स सबसेक्शन 18 ऑफ 2 में डिफाइन किया गया है. रूल मींस रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेन इन द फर्स्ट स्केड्यूल और मेड अंडर सेक्शन 122 और 125. 125 ओमिटेड हो गया है एंड 122 है रूल्स ऑफ हाई कोर्ट. वो रूल्स उन्हें कहा जाता है जो फर्स्ट स्केड्यूल में जितने भी रूल्स डिफाइन किए गए हैं और हाई कोर्ट के रूल्स को अकॉर्डिंग टू CPC. 19 शेयर इन corporation. Share in corporation means shall be deemed to include stock, debentures or bonds, debenture stock, ये सब include होते हैं share in corporation में. 20 is signed सही according to CPC. save in the case of judgment or decree include stamp. according to CPC सही कहा जाता है जो डिक्री और जजमेंट के केसेस में दी जाती है, स्टैम्प भी इंक्लूड. नाउ कम टू दिस सेक्शन 3 ऑफ CPC, सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट. For the purpose of this court, the district court is subordinate to the high court, and every civil court of a grade inferior to that of a district court, and every court of a small causes is subordinate to the high court and district court. Subordinate का मतलब होता है मातहत, ज़ेरे हुक्म, कम दर्जे की. वो कौन सी कोर्ट है जो कम दर्जे की है? एग्जाम्पल दी गई है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबॉर्डिनेट है हाई कोर्ट की, और जितनी भी स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट होती हैं वो मातहत होती हैं, ज़ेरे हुक्म होती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के. Section 4 is about saving and section 5th is about application of the code to the revenue code, and the 6th is about pecuniary jurisdiction, the most important. Pecuniary jurisdiction किसे कहा जाता है? 7 so far is and otherwise expressly provided. Nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction over suit the amount or value of the subject matter of which exceed the pecuniary limits, if any, of its ordinary jurisdiction. Pecuniary jurisdiction means related to money jurisdiction. Pecuniary means money. Pecuniary का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू कितनी है. अकॉर्डिंग टू वैल्यू जुरिस्डिक्शन होती है मुख्तलिफ कोर्ट के पास. फॉर एग्जांपल फर्स्ट सीनियर सिविल कोर्ट के पास कितनी जुरिस्डिक्शन है, कितनी वैल्यू तक का सिविल सूट वो फाइल कर सकते हैं अपनी कोर्ट में, और सेकंड के पास कितनी वैल्यू है, थर्ड के पास कितनी वैल्यू है. ये जुरिस्डिक्शन होती हैं सिविल कोर्ट्स की. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. 7 is about provincial small cause courts, and 8 is omitted by AO 1949. Come to the section 9 to 12, again the most important section of CPC. Section 9. Courts to try all civil suit unless barred. The court shall, subject to the provision herein contained, have jurisdiction to try all suits of a civil nature, excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Civil court के पास तमाम तर civil nature के suits चलाने के इख्तियार है, मा सवा वो suits जो expressly या impliedly बार हों. कॉग्निजेंस मीन्स सुनवाई या समात जिसकी एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड हों. सेक्शन 10 ऑफ CPC, स्टे ऑफ सूट. ये क्वेश्चन लॉकेट में मोस्टली आता है. स्टे ऑफ सूट किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? या सब जुडाइज, इसे हम आम अल्फाजों में सब जुडाइज भी कहते हैं. सब जुडाइज किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो आंसर होगा सेक्शन 10 ऑफ CPC में, स्टे ऑफ सूट. No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between same parties under whom they or any of them claim litigating
under the same title where such suit is pending, क्या such suit is pending in the same or any other court in Pakistan having jurisdiction to grant the relief claimed or any court beyond the limit of Pakistan मीन्स कोई भी सिविल सूट जो पाकिस्तान की किसी भी कोर्ट में चल रहा हो उसे किसी दूसरी कोर्ट में फ़ाइल नहीं किया जा सकता है। जो ऑलरेडी पेंडिंग हो वो किसी दूसरी कोर्ट में सेम पार्टीज़ का सेम नेचर का सूट फाइल नहीं किया जा सकता, अलबत्ता उसका स्टे लिया जा सकता है। एंड सेक्शन 11 ऑफ CPC इज़ रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा मीन्स वो सिविल सूट जो किसी भी सिविल कोर्ट की तरफ से कम्प्लीटली तौर पे डिसाइडेड हो गया है, फाइनली डिसाइडेड हो गया है, उसे दोबारा नहीं सुना जा सकता किसी भी कोर्ट में। सेम पार्टीज़ सेम नेचर का सूट जो फाइनलाइज हो गया है, आप उसे दोबारा किसी कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो रेस सब जुडिकाटा के ज़ुमरे में आता है। सेक्शन 12 ऑफ CPC इज़ bar to further suit. Clause 1 of 12 is saying where a plaintiff is precluded by the rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies. Clause 1 सेक्शन 12 का कह रहा है अगर प्लेंटिफ मुद्दई को प्रिक्लूड मना किया जा रहा है किसी भी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन को लेकर नया सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, तो वो प्लेंटिफ इंटाइटल नहीं होगा सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर नया सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए। क्लॉज 2 इज सेड where a person challenges the validity of a judgment, decree or order on the plea of fraud, representations or want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final judgment, decree or order and not by the separate suit. 12(2) इज़ अबाउट अगर कोई भी शख्स जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री की वैलिडिटी को चैलेंज करता है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशंस की बुनियाद पर, तो उसे ज़रूरत ही नहीं है कि वो एक नया सूट फाइल करे, बल्कि जिस कोर्ट ने वो ऑर्डर डिसीजन दिया है, डिक्री या जजमेंट पास की है, उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन जो 12(2) के नाम पर होती है उसे फाइल करें और सूट को रिन्यू करवा लें ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। आई होप ऑल दीज सेक्शंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू गाइज। इस चैनल में आपको मैं लॉ गेट के लिए 100% प्रिपेयर करवाऊँगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ दैन थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। Stay tuned with my channel for further videos. Allah Hafiz, take care, bye bye.